Hello friends, welcome to CND Academy. So today we shall discuss on next part of earthquake. हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने एक क्लास में आधा टॉपिक कवर किया था। आधा टॉपिक हमारा पेंडिंग में था तो उस पर आज डिस्कस करेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज अर्थक्वेक। ठीक है, टाइप ऑफ अर्थक्वेक, हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थक्वेक, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, तो इन पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ जो पिछली क्लास थी। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले जाके उस क्लास को देख लीजिए, तभी आपको ये नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने देखा था व्हाट इज अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर क्रस्ट। जो हमारा अर्थक्वेक है, मैंने पिछली क्लास में पूरा समझाया है, आप एक बार क्लास को देख लो। दिस इज अवर अर्थ। अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ की जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, और क्रस्ट के अंदर होती है, क्रस्ट के नीचे जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ठीक है, तो जितने भी हमारे अर्थक्वेक आते हैं ना वो मोस्टली क्रस्ट में आते हैं। ठीक है, क्रस्ट में या आउटर मेंटल में। तो जो जहां से हमारा जो अर्थक्वेक है वो जहां से उत्पन्न होता है, जहां से ओरिजिन होता है, ठीक है, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होगा वह उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस जो होता है हमारा वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा, अगर यानी कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके उससे ज्यादा से ज्यादा डाउन में होगा ना तो 60 किलोमीटर नीचे होता है। कितना? 60 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ठीक, या ग्राउंड सरफेस से 60 किलोमीटर नीचे होता है ज्यादा से ज्यादा। अब 60 के ऊपर भी हो सकता है, 30 किलोमीटर पे भी हो सकता है, 40 पे भी हो सकता है, 50 किलोमीटर पे भी हो सकता है। तो ये अलग अलग होता है। अब जो अर्थक्वेक है, व्हाट इज अर्थक्वेक, पहले हम अर्थक्वेक की डेफिनेशन देखते हैं। अर्थक्वेक इज जस्ट शेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, इज कॉल्ड शेकिंग ऑफ अर्थ। जब भी हमारी अर्थ का, दिस इज अवर अर्थ, अर्थ का जो सरफेस होता है या ग्राउंड सरफेस जिसको हम बोलते हैं, वो जब भी शेक करेगा, ठीक है, जब भी वो वाइब्रेट करेगा उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब ये वाइब्रेशन किसकी वजह से होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन या वाइब्रेशन को हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज होना। अब ये एनर्जी किसकी वजह से रिलीज होती है? देखिए, लगभग 3-4 तरह से अर्थ के अंदर या क्रस्ट में एनर्जी रिलीज होती है। एक तो होती है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, ये प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है अगर जिसको नहीं पता तो पीछे मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो जाके एक बार क्लास देख लो, समझ आ जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक होता है हमारी जो क्रस्ट है वो पूरी सब अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है। ठीक है, all crust divided into many majors and small minor plates। ठीक है, ये प्लेट्स क्या है, एक बार आपको जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख लो वो क्लास, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लेट्स जब मूव करती हैं तीन तरह से, एक टू प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर। दूसरी कंडीशन में मूव करती हैं टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब वन प्लेट ब्रेक इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और थर्ड कंडीशन होती है कि दो प्लेट्स क्या करेंगी, एक मूव करेगी ऊपर वाली साइड, एक नीचे वाली साइड, जो उसकी साइड होती है वो शेयर करते हुए। तो इन तीनों केसेस में अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, तीनों केसेस में क्या होता है, तीनों केसेस में अर्थक्वेक आ सकता है। डिस्कस करते हैं कैसे आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो केस है यहाँ पे हो रहा है, एक हमारी प्लेट थी, ठीक है, ये प्लेट दो पार्ट में टूटी, टूटने की वजह से एक प्लेट जा रही है वेस्ट की ओर और एक प्लेट जा रही है ईस्ट की ओर। ठीक है, दोनों प्लेट मूव कर रही हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये प्लेट जा रही है इधर और ये प्लेट जा रही है इधर। अब इस प्लेट का ये जो सरफेस है, ठीक है, जहां से प्लेट टूटी है इसको हम बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं? फॉल्ट या फॉल्टिंग। जहां से प्लेट टूटी हुई है, अब इस प्लेट का क्या होगा, जो सरफेस है वो रफ होगा, इसका भी ऐसे ही रफ सरफेस होगा। तो जहां पे थोड़ा सा खड्डा होगा या रफ सरफेस होगा, जब ये मूवमेंट करेगी ये नीचे और ये ऊपर,
तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्शन होगी नहीं। तो इस फ्रिक्शन की वजह से एक यहाँ से क्या होगी, फोर्स रिलीज होगी। ठीक है, जब वाइब्रेट्स होगी, जब फ्रिक्शन होगी, जब देखो हम क्या करते हैं, दो हाथ भी एक एक हाथ पे दूसरे हाथ पे एक हाथ चलाओ तो क्या होगा, फ्रिक्शन होता है। या क्या करो, कोई चीज आप फर्श पे एक चीज घसीटो थोड़ी सी, ये टेबल रखा हुआ है इसको घसीटो आप फर्श पे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होता है तो ये टेबल कांपता है नहीं, कांपेगा नहीं। तो ऐसे ही जब फ्रिक्शन होगा तो ये प्लेट्स कांपेंगी। ठीक है, तो जब ये कांपती हैं, ये वाइब्रेट होती हैं, इसी को तो बोलते हैं हम अर्थक्वेक। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अब जब ये कांपती हैं, ये फोर्स रिलीज होती है, तो ये फोर्स जहां से, जिस पॉइंट से ये फोर्स रिलीज होती है, तो ये हर साइड में होगी। देखो अब जो टेबल है, यहाँ पे आपने टेबल घसीटा, ठीक है, अब ये टेबल जब कांपेगा तो ये यहाँ से भी कांपेगा, यहाँ से भी कांपेगा, हर जगह से कांपेगा। ठीक है, तो हर साइड ये वाली फोर्सेस जो है, हर साइड 360 डिग्री में ये क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो इस ये वाली जो फोर्सेस, ये वाली जो वाइब्रेशन मूव करती हैं, इन वाइब्रेशन को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव। आज डिस्कस करेंगे हम सिस्मिक वेव पे। और यहाँ पे जो इस पॉइंट से, जहां से ये देखो, दिस इज जहां से अगर स्टार्ट हो रहा है, या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाइब्रेशन आ रही है, उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, फोकस। और इसके जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे, जहां से ग्राउंड सरफेस पे रिलीज होना स्टार्ट करेंगी, वहां को, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो दोनों प्लेट्स मूवमेंट कर रही है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ऐसे प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, दीज आर प्लेट टेक्टोनिक्स, जहाँ पे एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, जहाँ पे डाइवर्जेंस है, जहाँ पे ट्रांसफार्मिंग प्लेट है, और जहाँ पे भी कन्वर्जेंस जोन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये देख लो, दिस इज फोकस, जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस बिलो द क्रस्ट, फोकस हमेशा क्रस्ट के नीचे होगा। ठीक है, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर। और इसको बोला जाता है, इसके ऊपर, जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर, जहां ग्राउंड सरफेस पे स्टार्ट होती है ये वाइब्रेशन होना, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं हम सिस्मिक वेव पे। व्हाट आर सिस्मिक वेव्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मिक वेव्स होती हैं फ्रेंड्स, जो मैंने ये वाली आपको वेव्स बताई है, जो क्या होता है, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, वहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। ये जहां से वाइब्रेट स्टार्ट होती है, ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं, एक तरह से वेव बनती है। ये वेव मूव करती है 360 डिग्री में, हर साइड अर्थ में। ठीक है, अब कुछ वेव्स होती हैं जो पूरी अर्थ में मूव करती है, और कुछ ऐसी वेव होती हैं जो सिर्फ ग्राउंड पे मूव करती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं, दिस वेव आर कॉल्ड सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव्स, इन्हीं को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो देखिए, सिस्मिक वेव्स आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स की है, याद रखना, सिस्मिक वेव्स आर टू टाइप्स, वन इज बॉडी वेव एंड सेकंड वन इज सरफेस वेव। एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। अब बॉडी वेव वो वाली होंगी जो वेव्स पूरी अर्थ में फ्लो करेंगी। ठीक है, पूरी अर्थ में फ्लो करेंगी। ये क्या करेंगी, क्रस्ट पे भी, ऑन द क्रस्ट एंड बिलो द क्रस्ट। ठीक है, ये पूरी क्या करेंगी, पूरी अर्थ से जब पास होंगी जो वेव्स, उनको हम बोलते हैं बॉडी वेव, यानी कि पूरी बॉडी से, अर्थ की बॉडी से अगर यहाँ से पासिस करेंगी, पासिस थ्रू फ्रॉम ऑल अर्थ, इज कॉल्ड बॉडी वेव। इफ सरफेस वेव, देखो सरफेस से ही पता चल रहा है, नाम से ही, सरफेस वेव मीन दीज आर दोज वेव्स विच पासिस थ्रू ओनली फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस है अर्थ के ऊपर से, लिथोस्फीयर से, जा जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट से सिर्फ जो मूव करेंगी उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव। जो यानी कि सरफेस पे चलेंगी, सरफेस ऑफ अर्थ पे, उनको सरफेस वेव बोलेंगे। जो चलेंगी हमारी पूरी अर्थ के अंदर, ठीक है, क्रस्ट पे, क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में, उनको बोलेंगे हम बॉडी वेव। अब बॉडी वेव भी दो टाइप्स की होती है फ्रेंड। ठीक है, टू टाइप्स, बॉडी वेव्स आर टू टाइप्स, वन इज पी वेव एंड सेकंड वन इज एस वेव। पी वेव इज कॉल्ड प्राइमरी वेव, P wave is called primary wave, and S wave is called secondary wave। ठीक है,
P wave is called प्राइमरी वेव एंड S wave is called सेकेंडरी वेव। अब प्राइमरी वेव को फ्रेंड्स एक दूसरा नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पूछा जाता है प्राइमरी वेव का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी वेव इज कॉल्ड, तो जहां पे क्वेश्चन में पूछा होगा प्राइमरी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और सेकेंडरी वेव का दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव। सेकेंडरी वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूड वेव इज कॉल्ड प्राइमरी वेव। अब जो प्राइमरी वेव होती हैं फ्रेंड्स, देखिए जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये प्राइमरी वेव्स सबसे पहले जो हमारी अर्थ है, जहां से अर्थ में कहां पे उत्पन्न होता है अर्थक्वेक? बिलो द क्रस्ट अबाउट अप टू 60 किलोमीटर बिलो द। अगर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ से इधर भी फैलेंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पूरी बॉडी में से ये, यानी कि यहाँ से इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, ठीक है। तो जहां से ये पास करेंगी, सबसे पहले जब अर्थक्वेक आता है तो फ्रेंड्स तब आती हैं सबसे फर्स्ट प्राइमरी, नाम से ही पता चल रहा है, प्रथम वेव्स जिनको बोलते हैं प्राइमरी वेव। जब भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जो वेव्स आती हैं, जब अर्थ वाइब्रेट होती है सबसे फर्स्ट टाइम, तो उसको वो कौन सी वेव्स आती हैं? प्राइमरी वेव्स। सबसे पहले आएंगी प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव के जस्ट बाद आएंगी सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स आएंगी। प्राइमरी वेव का सेकंड नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और प्राइमरी वेव किस तरह की होती है? लाइक ए साउंड वेव। कैसी होती है? साउंड वेव की तरह, ठीक है। कुछ ऐसे करके चलेंगी, ऐसे होता है ना साउंड वेव, ठीक है, तो ऐसे करके चलेंगी। और ये कैसे चलती हैं? ये चलती हैं ग्राउंड के पैरेलल में, पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है। दिस इज अवर ग्राउंड या क्रस्ट। अब इसके पैरेलल चलेंगी ऐसे करके, ठीक है, पैरेलल चलेंगी। और जब कोई चीज पैरेलल चलती है तो वो कम फोर्स लगाती है, ठीक है, वो कम डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर कोई चीज ऐसे चलती तो इसको तोड़ती, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती। तो जब पैरेलल चल रही है आपके, तो ये आपको कम डिस्ट्रॉय करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, आप क्या कर रहे हो, एक मैं चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ और आप मेरे साथ चल रहे हो ऐसे, तो आप पैरेलल चलोगे तो क्या करोगे? मुझे इतना डिस्ट्रक्ट नहीं करोगे। बट आप अगर मेरे परपेंडिकुलर चलो, जब मेरे अपोजिट चलो, तो आप क्या करोगे? मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करोगे। इधर से आ रहे हो, मैं इधर से जा रहा हूँ, तो हमारी आमने सामने टक्कर होगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। या यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, आप इधर से इधर आ रहे हो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस टाइम पे भी क्या होगा? इस टाइम पे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा एज कम्पेयर टू पैरेलल। तो जो प्राइमरी वेव होती हैं ये चलती हैं पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस, इसलिए ये कम डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती। इनसे कम जो अर्थ वाइब्रेट है वो कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव। अब सेकेंडरी वेव में क्या होता है? प्राइमरी वेव को हम प्रथम वेव बोलते हैं। प्राइमरी वेव के जस्ट बाद आती है फ्रेंड्स सेकेंडरी वेव, ठीक है। प्राइमरी वेव का हम पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ से पास होती है। प्राइमरी वेव अर्थ के अंदर से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर अर्थ। अब अर्थ के अंदर क्या होता है? दिस इज अवर क्रस्ट, दिस इज अवर क्रस्ट। और क्रस्ट के जस्ट बिलो क्या होता है? क्रस्ट के अंदर होता है दिस इज अवर मेंटल। क्या होता है? मेंटल, ठीक है। मेंटल के अंदर क्या होता है? ये वाला, दिस इज कोर, दिस इज कोर। मेंटल के नीचे क्या होती है? सबसे सेंटर ऑफ अर्थ में कोर। अब मेंटल और कोर के बीच में क्या होता है? जो हमारी प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव पासिस थ्रू, जहां पे फॉर एग्जांपल फोकस बनेगा, फोकस कहां बनेगा? जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा। तो जहां से फोकस से जो प्राइमरी वेव है ये हर जगह से पास होंगी। ये कहां से पास होंगी? क्रस्ट से भी पास होंगी फ्रेंड्स। क्रस्ट के बाद ये मेंटल से पास होंगी, दिस इज अवर मेंटल। मेंटल के बाद फ्रेंड्स ये कोर से भी पास होंगी, ठीक है। बट जब जैसे ही ये कोर में जाएंगी तो कोर में इनकी क्या होगी? थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होगा? डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्यों चेंज होगी? देखो हमने 10th क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ भी सेम रिफ्रैक्शन जैसा फंडा ही होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट केस। यहाँ से ये लाइट हमने डाली, जहाँ पे लाइट आनी चाहिए थी ऐसे सीधी, ठीक है, ऐसे आनी चाहिए थी, बट लाइट क्या हो जाती है? बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो सेम यही होता है जब जो क्रस्ट से, जो मेंटल है, मेंटल क्या है? लिक्विड है, लिक्विड से जब वापस कोर में यानी कि सॉलिड पार्ट में जाती है, हमारी इनर कोर जो है वो क्या है? सॉलिड है, उसमें जाती है, तो इसकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे
थोड़ी सी बीच में जगह आती है जहां से, इतनी जगह से हमारी कोई भी वेव ट्रांसफर नहीं होती। तो जहां से ट्रांसफर नहीं होती वेव्स, उस जगह को हम बोलते हैं शेडो जोन। ज्यादा क्लियरेंस के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, दिस इज अवर शेडो जोन। ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उत्पन्न हुआ हमारा अर्थक्वेक। अब जो प्राइमरी वेव है ये कहाँ है, क्रस्ट में भी मूव कर रही है, दिस इज ओवर मेंटल, ये मेंटल में भी मूव कर रही है। मेंटल के बाद ये देखिए जैसे ही कोर में आई, ये हमारी कोर है ये वाली, जैसे ही कोर में आई तो कोर में आते टाइम क्या हुआ, डायरेक्शन यहाँ से थोड़ी सी बेंड हो गई अंदर की ओर, ठीक है। और वापस जब कोर से बाहर निकली तो सेम डायरेक्शन हो गई, जिस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ रही थी ना, तो वही डायरेक्शन पैरेलल में आ गई। ये देखो पैरेलल में है यहाँ पे, बट यहाँ से अनपैरेलल है। सेम इधर ऐसे ही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जिस रीजन से नहीं ना पास हुई, जिस रीजन से हमारी वेव्स पास नहीं हुई, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं शेडो जोन। शेडो जोन, इसको क्या बोलते हैं, शेडो जोन। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है प्राइमरी वेव का शेडो जोन कितना होता है। अब देखो यहाँ ये शेडो जोन है 145, 105 से 145, और इधर भी सेम है। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो देखिए जो हमारी अर्थ है इधर से, यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से सेंटर से, यहाँ से इधर क्या होगा ईस्ट साइड, यहाँ से इधर वेस्ट साइड, इससे इधर इतना जो एंगल है ये कितना होगा 180 डिग्री का, और इस साइड भी कितना होगा 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का यहाँ पे 105 होगा, यहाँ से 145 और यहाँ तक 180 होगा ना। तो यहाँ पे ईस्ट साइड भी 105 से 145 डिग्री का शेडो जोन बनता है और वेस्ट साइड भी। तो अपने बस एक ही चीज याद रखनी है, प्राइमरी वेव में जब प्राइमरी वेव पास करती है तो कितना शेडो जोन बनता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये होता है शेडो जोन एरिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं प्राइमरी वेव कैसे फ्लो करती है। देखो दिस इज अवर प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, यानी कि एक प्लेट ही मान लो या ग्राउंड मान लो। तो यहाँ पे ऐसे करके पास होंगी, ऐसे करके, ठीक है, इसके पैरेलल में चलेंगी। तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ से ऐसे जाएगी फिर पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे इसको झिझकेगी बट कम झिझकेगी, इसको मतलब कम वाइब्रेट करेगी, ठीक है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। अब देखिए फ्रेंड्स एस वेव, सेकेंडरी वेव, these are those secondary wave. Secondary wave is called longitudinal wave. Secondary wave is called longitudinal wave. ठीक है। अब longitudinal waves कौन सी होती हैं, longitudinal जो waves होती हैं फ्रेंड्स वो पास करती हैं only from, pass through only from mental। वो किससे पास करेंगी, ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये सभी मीडियम से पास करती हैं। ये देख लो, थ्रो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, ऑल मीडियम से पास करेंगी हमारी प्राइमरी वेव। बट जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं फ्रेंड्स, दीज वेव्स आर पासिस थ्रू फ्रॉम ओनली ऑन लिक्विड, ठीक है। जहां हम बोल सकते हैं सिर्फ मेंटल से ये पास करती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारी सेकेंडरी वेव है, दिस इज ओवर, ये है हमारी मेंटल, ठीक है। सबसे बाहरी पार्ट कौन सा है, क्रस्ट, क्रस्ट, और ये है मेंटल और ये है कोर। जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से उत्पन्न हुआ, यहाँ से उत्पन्न हुआ हमारा अर्थक्वेक, तो यहाँ पे जो मेंटल है हमारी फ्रेंड्स, सिर्फ मेंटल में और क्रस्ट में ये जो है वो फ्लो करेंगी। सिर्फ कहाँ पे फ्लो करेंगी, मेंटल में और क्रस्ट में, यानी कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे ज्यादा ये फ्लो करेगी। और जो हमारी कोर है ना, कोर के अंदर ये नहीं जाएगी फ्रेंड्स, दिस इज ओवर कोर, ठीक है। तो कोर के अंदर ये वाली वेव्स नहीं जाएंगी। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे जो शेडो जोन होगा, अब इस एरिया से नहीं पास होगी तो इसको हम शेडो जोन बोलेंगे। तो यहाँ पे 105 डिग्री तक होती हैं और इधर भी 105 डिग्री तक ये पास होती हैं। उसके बाद 105 से 105 डिग्री तक क्या होता है हमारा शेडो जोन, क्या बनता है, शेडो जोन। शेडो जोन बनता है किसमें, सेकेंडरी वेव में हमारा शेडो जोन बनता है 105 डिग्री से 105 डिग्री, 105 डिग्री वेस्ट टू 105 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। तो हमारी जो सेकेंडरी वेव हैं ये आती हैं जस्ट कुछ सेकंड बाद प्राइमरी वेव के, आफ्टर प्राइमरी वेव कम सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। सेकेंडरी वेव आती हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड बॉडी वेव्स। ये बॉडी वेव का ही पार्ट है, सेकंड वेव है बॉडी वेव, और ये जैसे ही प्राइमरी वेव आएंगी उसके बाद ये आती हैं। अब फ्रेंड्स ये फ्लो करती है मोस्टली
परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, सरफेस ऑफ अर्थ है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके, जैसे नीचे से ऊपर जाएंगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब करेंगे यहाँ से देखो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जब परपेंडिकुलर फ्लो करती है तो ये क्या करेगी, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। मैंने आपको पहले बताया था, जब पैरेलल जाएगी तो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, जब परपेंडिकुलर इधर सामने से आएगी तो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। और अगर सामने से आती अपोजिट तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी वेव, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। तभी बोला जाता है कि जब प्राइमरी वेव आती है, जब जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो तभी आप क्या करो, बाहर आ जाओ घर से, ठीक है। उसके बाद ज्यादा अर्थ वाइब्रेट होगी, ठीक है। तो इस टाइम पे ज्यादा खतरनाक जो है, प्राइमरी वेव के बाद जब सेकेंडरी वेव होती है तो ये ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी बात हो गई। ये देख लो, जो प्राइमरी वेव होती है, वाइब्रेशन अदर टू वेव्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन के किसमें परपेंडिकुलर करती है। पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, पी वेव जो होती है ये पैरेलली करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जो हमारी एस वेव है, सेकेंडरी वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव का जो शेडो जोन है, ये देखिए, ये हमारी क्रस्ट है ऊपर वाली, यहाँ से फ्लो कर रही है, ये ओरिएंटल से फ्लो कर रही है, ठीक है। दीज आर, ये पी वेव नहीं है, ये एस वेव है, ठीक है, एस वेव्स। और ये एस वेव हमारी फ्लो कर रही है ओनली किससे, मेंटल से। तो यहाँ भी 105 डिग्री तक कर रही है, यहाँ भी 105 डिग्री तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज ए शेडो जोन, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी वेव का कितना शेडो जोन होता है, 105 डिग्री से 105, और प्राइमरी का कितना होता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री। ये देखिए, शेडो जोन ऑफ एस वेव, द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव, ठीक है। 105 डिग्री से 105 डिग्री तक जो है वो जो है शेडो, वहां पे शेडो जोन होता है और एस वेव नहीं ट्रेवल करती। द शेडो जोन ऑफ एस वेव्स इज लार्जर देन प्राइमरी वेव, ठीक है। प्राइमरी वेव में कितना था, 105 से 145, ठीक है, यानी कि कितना था, सिर्फ 40 डिग्री का। और यहाँ पे कितना है, 105 से 105 डिग्री, बहुत ज्यादा है। ये देखो, यहाँ पे कितना है, ज्यादा बड़ा है ना, और इसमें बिल्कुल छोटा सा है, छोटे छोटे दो है। उसके बाद द शेडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव appears as a band around the earth between 105 डिग्री and 145 डिग्री away from the epic center। अब देखिए, अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। हमने आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया शेडो जोन में या टाइप ऑफ वेव्स, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा और आपको फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, अभी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक से पहले ना हमारी दो वेव्स और हैं बाकी। ये देखो, हमारी अभी हमने बॉडी वेव कवर की है, हमारा ये टॉपिक बाकी है। कौन सा, ये वाला, जो हमारी सरफेस वेव है। तो सरफेस वेव पे फ्रेंड बात कर लेते हैं, ये इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी कम पूछा जाता है। बट सरफेस वेव मेनली 4 टाइप की होती है, बट हमारे जो काम की चीज है वो 2 टाइप की है, ठीक है। सरफेस वेव आर रिले वेव एंड लव वेव आर, लव वेव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए, ठीक है, एनडीए और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो कौन सी दो मेन वेव होती है, एक होती है रिले वेव, एक होती है लव वेव, ठीक है, हाँ, लव वेव। अब रिले वेव में क्या होता है, देखिए, रिले वेव वो होती है, रिले वेव जो है वो चलती है ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, तो अब ग्राउंड में ऐसे चलेगी, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, ये फास्टर ज्यादा होती है। फास्टेस्ट लव वेव, सॉरी, ये लव वेव के बारे में बात कर लें। लव वेव इज फास्टर देन रिले वेव, फास्टर देन आर वेव, ठीक है। बट आर वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन लव वेव, ठीक है। क्या है, आर वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और ये जो सरफेस वेव है, दीज आर सरफेस वेव, ये ओनली अर्थ के सरफेस पे चलेंगी, ठीक है। और ये सरफेस वेव कब आती हैं, आफ्टर बॉडी वेव, पहले बॉडी वेव्स आएंगी, उसके बाद सरफेस वेव आएंगी, ठीक है। और ये सिर्फ सरफेस पे चलती है। और जो हमारी जहां पे ज्यादा देख लेते हैं, ये देखो, जहां पे नहीं है हमारी, जो
लव वेव्स है और रिले वेव्स है हमारी जो, ठीक है, ये सारी की सारी जो वेव्स हैं, यहाँ देख लो, ये बस इनका फ्लो देखना है कैसे है। ये जो फ्लो करती हैं ये सर्कुलर शेप में करती हैं, जैसे ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड के अंदर सर्कल शेप में ऐसे करेंगे, ठीक है, जो हमारा सरफेस है उसमें सर्कल शेप पे करेंगे, ठीक है, ऐसे गोल घूमेंगी। और ये वाली जो है ये ऐसे करेंगी, ठीक है, ऐसे जिगजैग मोशन में, जिगजैग में, ठीक है। तो इसका ये मूवमेंट होता है, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रॉयबल होती है, डिस्ट्रॉयड होती है, और ये वाली जो है ये ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव इंपॉर्टेंस है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, जब अर्थक्वेक्स आता है हमारी अर्थ पे तो इससे क्या क्या असर होता है अर्थ पे। देखिए एक चीज बताइए, अर्थ पे आएगा जब तो क्या होगा, जब अर्थ पे हमारी पे अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, अर्थ शेक करती है, ठीक है। अब जहां से अर्थ शेक करेगी वहां पे क्या होगा, कुछ बिल्डिंग्स होंगी, कुछ टावर्स होंगे, कुछ पेड़ पौधे होंगे, तो ये सारे क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्ट्रॉय। और इसके साथ साथ जहाँ हिली एरिया होगा वहां पे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगी, एवलेंचिस आएंगे, अगर बर्फ है तो बर्फ ऊपर से नीचे गिरेगी, एवलेंचिस आएंगे, ठीक है। फिर डेबरी एवलेंचिस आएंगे, यानी कि कुछ रॉक्स हैं वो ऊपर से गिरेंगी शेकिंग होने की वजह से, लैंडस्लाइड होगा, मास वेस्टिंग होगा, और क्या होगा, और अर्थ लिक्विफिकेशन होगा, सॉइल लिक्विफिकेशन, यानी कि क्या होगा, जैसे ही अर्थ ग्राउंड शेक करेगा तो उसमें पानी पानी और क्या होगा, अर्थ के जो पार्टिकल हैं वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे देख लो क्या क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ, ग्राउंड शेक होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पैरिटी ऑफ ग्राउंड सेटलमेंट, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, डिजास्टर आ जाएगा यहाँ पे, या डिस्पैरिटी हो जाएगी। उसके बाद सुनामी भी आती है, ठीक है। क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है तो समुद्र में भी तो हलचल होगी, ओशियन में भी हलचल होगी। जब ओशियन में हलचल होती है तो क्या होता है, टाइड्स आती हैं, सुनामीस आती हैं, वेव्स आती हैं, ठीक है, ये सब समुद्र में होगा। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, बिल्डिंग्स टूटेंगी, गिरेंगी, मकान गिरेंगे। उसके बाद रोड जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी, अगर कोई ब्रिज है ऊंचा तो वो डिस्ट्रॉय होगा, उसके साथ साथ कोई टावर है तो वो डिस्ट्रॉय होगा, वो गिरेगा, ठीक है। कोई टॉलेस्ट ट्री है तो वो गिरेगा। उसके साथ साथ क्या होंगी, लैंडस्लाइड्स होंगे, एवलेंचिस आएंगे, तो ये सारे काम होंगे कहाँ पे, ग्राउंड पे। उसके बाद फायर्स एंड फ्लड्स भी होंगे। फ्लड कहाँ पे आएंगे, अगर किसी एक नदी पे बांध बना रखा है बहुत बड़ा, ठीक है, कोई डैम है, तो वो डैम भी तो टूट सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब टूटेगा, शेकिंग होगा तो वो टूटेगा, वहां पे क्या होंगे, फ्लड्स आएंगे। कोई लेक टूट सकती है। उसके बाद फायर्स, फायर्स कैसे होगी, जब अर्थ शेक करेगी तो क्या होगा, हो सकता है जो वायर्स हैं हमारी लाइट की वो आपस में कांटेक्ट करें तो लाइट्स जो है वो वहां पे क्या हो, फायर कंडीशन हो जाए। या फिर जब कभी कभी क्या होता है आपस में जब शेक करेगी तो क्या होता है, जब दो बॉडीज, बिग बॉडीज या दो स्टोन या दो रॉक्स आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी, तो उस कंडीशन में भी जो है वो आग लग सकती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्लैप्स होगा ही, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसका लास्ट पे करेंगे, कि जो हमारा इंडिया में कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। देखो एक चीज याद रखना, अर्थक्वेक जो है वो मोस्टली आएंगे तीन चार जगह पे, जहां पे एक तो जहां पे प्लेट टेक्टोनिक हो, प्लेट टेक्टोनिक्स होती है वहां पे। दूसरा, जब कोई चीज हम एक्सप्लोसिव करें, मतलब क्या करें, कोई बम्ब बम्ब है या हम क्या करें, एटॉमिक बम्ब है, एटमिक बम्ब है, तो वहां पे उसकी जहाँ एनर्जी रिलीज होगी वहां हो सकता है। जहाँ हम कोई RDX विस्फोट कर रहे हैं कहीं पे, तो वहां पे आएगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ज्यादा अर्थक्वेक जो आता है, बट जो सबसे मेन वजह है, या फिर कहाँ पे आएगा, हमने देखा था वोल्केनो एरप्शन से भी अर्थक्वेक आता है, तो जहाँ पे वोल्केनो एरप्ट होंगे वहां पे अर्थक्वेक आएंगे। यानी एक ही चीज याद रख लेना, वर्ल्ड में वहां पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आएंगे जहां पे वोल्केनिक एरप्शन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, ठीक है, जहां पे दो प्लेट आपस में मूवमेंट कर रही होंगी, जहां प्लेट मूवमेंट कर रही होंगी वहां पे, जहां वोल्केनो एरप्शन हो रहा होगा वहां पे, और जहां पे
क्या हो, कोई बम वगैरह विस्फोट हो वहां पे आसपास। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, अब वर्ल्ड में देख लो सबसे ज्यादा कहाँ आएंगे, एक जहाँ पे माउंटेन फार्मेशन होती है, ठीक है, दो तीन तरह से मैंने बोला ना प्लेट टेक्टोनिक होती है, एक तो फोल्डिंग होगी, एक फाल्टिंग होगी, ठीक है। तो फोल्डिंग कहाँ हो रही है, एंडीज माउंटेन पे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन पे, एंडीज और रॉकीज, उसके बाद कहाँ पे और जहाँ पे भी माउंटेन है फोल्ड माउंटेन वहां पे होगी, जहाँ पे घाटियां बन रही है, रिफ्ट वैली होगी, ऐसी जगह पे होगा। ओशियन में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे वोल्केनो एरप्शन होता है रिंग ऑफ फायर में, वहां पे आते हैं। बट हमारे इंडिया में कहाँ पे आते हैं, ठीक है, इंडिया को हमने ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक 5 डिफरेंट जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है। यानी कि पांचवा वो जोन होगा जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं और सबसे खतरनाक आते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक, यानी कि जहां पे अर्थ सबसे ज्यादा वाइब्रेट करती है, डिस्ट्रॉयबल होता है जहां पे सबसे ज्यादा, वो है फिफ्थ जोन में। और फिफ्थ जोन में वो कौन कौन से इलाके हैं, एक है जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार और नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं, यानी कि जितना भी हमारा हिमालयन माउंटेन का रीजन है उस सारे में क्या आता है, वो सारा फिफ्थ जोन में आता है। कौन से फिफ्थ जोन में, यानी जहां पे यहाँ पे क्या फोल्ड माउंटेन हो रहा है, तो दो प्लेट्स आपस में यहाँ पे टकरा रही है, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट, यूर एशियन प्लेट। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और एक जोन और आता है कहाँ पे, वेस्ट गुजरात में, ठीक है, तो वेस्ट गुजरात में भी, ये भी फिफ्थ जोन में है। उसके बाद फोर्थ जोन में वो इलाके हैं जो फिफ्थ जोन के अराउंड हैं, जैसे ये हो गया फिफ्थ जोन के अराउंड में सारे आते हैं फोर्थ जोन में। उसके बाद थर्ड जोन में आते हैं ये वाला एरिया, जैसे गुजरात का पूरा पूरा एरिया हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, इधर उड़ीसा आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तमिलनाडु हो गया, और यहाँ पे बिहार और यूपी, ये सारा एरिया किसमें आता है, थर्ड जोन में। और सेकंड जोन ऐसा जो जोन है जहाँ पे बहुत कम अर्थक्वेक आता है, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, जैसे एमपी का कुछ एरिया हो गया, राजस्थान का हो गया, ठीक है, नीचे आधा कर्नाटक, आधा महाराष्ट्र, ये वाला छोटा नागपुर का प्लेटू, इसमें इस रीजन में क्या आते हैं, बहुत कम अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि दक्कन प्लेटू में ज्यादा कम अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल लैंड है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अर्थक्वेक आता है, इसको हम कैसे मापते हैं, हमें कैसे पता चला कि कितना अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो इसको ना हमारे पास दो स्केल होते हैं, दो यंत्र हैं, जो हम जिनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स। तो टू इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मापते हैं या मेजर करते हैं। एक होता है रिचर्ड स्केल, रिचर्ड स्केल से हम मापते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जब आपने न्यूज में सुनते होंगे, जब अर्थक्वेक आता है तो आप न्यूज में सुनते होंगे कितने आया, 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, फिर आपने सुना होगा 5 मैग्नीट्यूड का आया, 6.8 मैग्नीट्यूड का आया, 7.8 मैग्नीट्यूड का आया। सबसे खतरनाक होता है अगर 7 पॉइंट से ऊपर चला जाए, 7.5, 7.8 या 8 पॉइंट, अभी तक शायद 8.5 पॉइंट मैग्नीट्यूड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है 8.5 मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक आया है वर्ल्ड में, या 9 के आसपास इतना ही होगा, ठीक है, इन हिस्ट्री। तो जो जब मैग्नीट्यूड में जिस टाइम अर्थक्वेक आता है, अर्थ वाइब्रेट करती है, ठीक है, जब चल रहा होता है, उस टाइम पे हमारा जो रीडिंग है वो किस पे जो है रिपोर्ट होती है, वो होती है मैग्नीट्यूड स्केल पे, किस पे, मैग्नीट्यूड स्केल पे। बट जब हम देखते हैं इंटेंसिटी, और सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कितना होती है, 10 तक, ठीक है, 0 से 10 मैग्नीट्यूड के बीच में होता है ये स्केल, इस पे रीडिंग होती है। एक और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल से हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम किससे मेजर करते हैं, ये करते हैं मर्केली स्केल से। और हम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक करते हैं रिचर्ड स्केल से, ठीक है, रिचर्ड स्केल से, रिचर्ड से मैग्नीट्यूड और मर्केली से इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। जो इंटेंसिटी है ये आफ्टर अर्थक्वेक मेजर की जाती है, यानी कि अर्थक्वेक के बाद देखा जाता है कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी का था, ठीक है। तो जब डिस्ट्रक्शन देख के हम पता लगाते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। अभी इसके टाइम, इसको पहले टाइम हिस्ट्री में यूज किया जाता था, अभी इसको नहीं यूज किया जाता, अभी के टाइम पे करंटली इसको यूज किया जाता है, हाँ इसको यूज किया जाता है थोड़ा बहुत,
बट इससे सिर्फ इंटेंसिटी मापी जाती है कि कितनी इंटेंसिटी का था, ठीक है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ये चीज़ इससे मेज़र की जाती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं अर्थक्वेक पे। देखिए सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं यंग हिमालय रीजन, जो यंग माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन पे, ठीक है, फोल्ड माउंटेन होते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, तो जहाँ ये वाला जो एरिया होगा जहाँ पे क्या बनेगा, माउंटेन, इसको बोलते हैं हम सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अर्थक्वेक को अलग अलग 5 जोन में डिवाइड करते हैं। मोस्टली होता है सेकंड जोन, थर्ड जोन और फोर्थ और फिफ्थ जोन में, ठीक है। और मर्केली स्केल से हम क्या दर्ज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इंटेंसिटी। और मैग्नीट्यूड और किससे हम करते हैं, रिचर्ड स्केल से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियरेंस मिल गई होगी। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप एक बार वीडियो देख के आपको समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाला जो टॉपिक है या सब टॉपिक है इसका समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।